अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। नजीब, आज हम जर्मन वॉर टैक्टिक्स का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को पार्ट 1 पसंद आया होगा। आई होप सो। सो वी वेलकम यू बैक टू आवर चैनल। कैसे थैंक हैं आप? मैं ठीक हूँ एंड इट्स गुड टू बी बैक। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच और आई एम जस्ट परफेक्टली फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नजीब, हमने जो पार्ट 1 डिस्कस किया वहाँ पे हमने जर्मन जो टेक्निक थी, वॉरफेयर था, जो एक इनोवेटिव प्रैक्टिस वो लेके आए थे अपनी वॉरफेयर में, जिसका नाम ब्लिट्जक्रीग था। बड़ी यस। डिटेल में हमने उसको डिस्कस किया और हमने देखा था कि कैसे जर्मनी ने ब्लिट्जक्रीग के थ्रू अपनी से ज़्यादा बड़ी मिलिट्री प्रोवेस रखने वाली फ्रेंच आर्मी को विद इन 6 वीक्स वो डिफीट दे देते हैं। और अच्छा, लास्ट वीडियो हमने बात की थी कि जो हिटलर है, हिटलर की जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पोलैंड तक पहुंच चुकी थी और पोलैंड के ईस्टर्न बॉर्डर्स तक पहुंच चुकी थी। और पोलैंड के ईस्ट में कौन सा मुल्क था? सोवियत यूनियन। रशिया। और अब हिटलर का नेक्स्ट टारगेट था द माइटी रशियंस, द माइटी रेड आर्मी, राइट? से आज हम बैठ के अगर रिट्रोस्पेक्टिवली हिस्ट्री देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इट वॉज अ गैम्बल, राइट? बिकॉज रशिया वॉज, माइंड यू, नॉट France, it was not Belgium, it was not Netherlands, because our extended, our stretched territory थी। और जैसा कि जो नेपोलियन की 1812 की जो इंकर्जन्स थी, जो मॉस्को कैप्चर करने के लिए जो अटेम्प्ट्स किए हुए थे, उस वक्त उस हिस्ट्री से हमें मालूम होता है कि जो रशियन वेदर था वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल, बहुत ज़्यादा सवेयर था। और कहा जाता है कि जो नेपोलियन की जो आर्मीज थी वो बैटल में इतनी नहीं मरी थी जितना सर्दी ने उनको नुकसान या पहुंचाया था। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्ट्स नजीब, और आज अगर हम देखें तो जो जर्मन्स की जो पहली जो बैटल फील्ड पे जर्मन्स को डिफीट होती है वो रशिया में ही होती है। यस। एंड ऑल्सो वाई वॉज हिटलर हेल बेंट ऑन इन्वेडिंग रशिया? आखिर क्या वजूहत थी? और ये जो इन्वेजन था रशिया का, ये जस्टिफाइड था? आई थिंक अपेरेंट ग्राउंड्स पे या एक वॉर एनालिस्ट के तौर पे, बाय द वे आई एम नॉट अ वॉर एनालिस्ट, मैं एक वॉर एनालिस्ट का नैरेटिव के तौर पे अगर हम डिस्कस करें तो कहते हैं कि एवरीवन इज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। वेल फेयर इनफ। सो अगर देखा जाए तो कहा जाता है हिस्टोरियंस की तरफ से या वॉर एनालिस्ट की तरफ से कि जर्मनी को गिवन देयर स्ट्रॉन्ग पोजीशन एट दैट टाइम, जितने वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे और जितना यूरोप उनके अंडर था, जितना यूरोप के एरिया, सो दे से कि उनको ज़रूरत नहीं थी रशिया को इन्वेड करने की, सोवियत यूनियन को इन्वेड करने की। एंड गिवन द फैक्ट कि रशिया, सोवियत यूनियन और हिटलर के दरमियान, जर्मनी के दरमियान एक नॉन एग्रेशन पैक्ट था। और स्टालिन को इस पे बड़ा वो था कि भरोसा था कि ये हिटलर ये पैक्ट कभी नहीं तोड़ेगा। बिकॉज जब हिटलर वेस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न यूरोप में जब इन्वेजन्स कर रहा था और ऑक्यूपेशंस कर रहा था, उसी दौरान जो उनकी फौज के लिए ग़िज़ा और जो दूसरा रॉ मटेरियल था वो स्टालिन ही भेज रहा था। यस। वो सोवियत यूनियन से आ रहा था। तो गिवन देयर पैक्ट, और दूसरा जो यहाँ से सामान वगैरह जा रहा था जर्मनी के लिए सोवियत यूनियन से, तो स्टालिन वाज क्वाइट कंटेंटेड कि उसको ज़रूरत ही नहीं है हिटलर को हिटलर को कि वो रशिया पे अटैक इन्वेड करें। करे। बट इसके लिए मैं थोड़ा बैक एंड पे जाना पड़ेगा, बैक ड्रॉप इसका समझना पड़ेगा। फर्स्ट ये है कि हाँ, वॉर ग्राउंड्स में अगर आप देखें, वॉर एनालिस्ट के तौर पर अगर आप देखें, तो शायद जर्मनी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी सोवियत यूनियन को इन्वेड करने के लिए। बट हिटलर का एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बेंटा। था बोल्शेविक के साथ, स्पेशली जो सोवियत बोल्शेविक्स थे, लेनिनिज्म, स्टालिनिज्म वगैरह, इनके साथ। और वर्ल्ड वॉर वन के बाद अगर हम देखें ज़रा, वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी की टेरिटरीज को, काफ़ी टेरिटरीज को काट के अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जैसे कुछ हिस्सा फ्रांस को दे दिया गया, राइनलैंड, एल्ज़ेक लॉरेन, और जो ईस्टर्न साइड पे जो उनका पोलैंड पोलैंड को दे गया। डेंजिक कॉरिडोर था, उसको काट के पोलैंड को दे दिया गया। यस। यही डेंजिक कॉरिडोर था, जैसे हमने पहले पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था, कि जब इसी कॉरिडोर को लेने के लिए हिटलर ने कहा कि ये मेरा हक है, ये वर्ल्ड वॉर वन में आप लोगों ने हमसे लिया था, उसी डेंजिक को लेने के लिए जब हिटलर ने अटैक किया पोलैंड पे, तो उसके जवाब में ब्रिटिश और फ्रेंच ने उनके ऊपर वॉर डिक्लेयर की थी। सो एनीवे तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी के ज़मीनों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके इतना स्क्वीज कर दिया गया था कि जर्मनी की आज की पॉपुलेशन कोई अराउंड 83 गेस मिलियन। या 8 करोड़ 50 लाख शायद इसके आसपास होगी आज 2025 में। तब इस कम लैंड के साथ भी, इस स्क्वीज स्क्वीज करने के बावजूद भी, जर्मनी की आबादी तब 7 से 8 करोड़ थी। हम्म। और जर्मनी बिल्कुल स्क्वीज हो गया था, जगह कम थी। आ, डेंसली या पॉपुलेटेड था। आबादी एक्सप्लोड हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सप्लोड का एक्सप्लोजन था। हाइट पे थी। ये एक रीजन। और दूसरा आइडियोलॉजिकली, बिकॉज एज वी नो हिटलर वाज एंटी सेमेटिक,
तो उनका उसका बोल्शेविक के साथ, बिकॉज द बोल्शेविक वर Not only he was anti-Semitic, but he was also anti-Slav. या वो स्लाव रेस को inferior समझते थे या and he thought कि they are unfit to या rule such a mighty या empire. बिकॉज जो बोल्शेविक्स थे वो ज़्यादा स्लाव्स थे, स्लाव से सो उसका एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी इनके साथ था। और जगह कम होने की वजह से उसने ब्लिट्सक्रीग के साथ अपनी जर्मन अवाम को एक और उसने एक स्ट्रेटजी या टर्म दी थी, जिसे वो कहता था लेबनस्ट्रॉम, yes, के yes, लैंड एक्सप्लोजन, an कि मैं explosion. के जो हमारे जो लैंड्स वर्ल्ड वॉर वन के बाद ले लिए गए हैं, मैं वो लैंड भी वापस लाऊंगा और मजीद जमीन भी आपको दूंगा, And I guess ताकि sorry to cut you off, या इसका रेफरेंस माइंड कैंप में जो या उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है वहाँ पे एस अर्ली बे केस 1920s में मिलता है, जहाँ पे वो 1920s में ही आई गेस वो ज़हनी तौर पर हेल बेंट थे कि एट सम पॉइंट अगर मुझे एज अ फ्यूरर या चांसलर मैं इलेक्ट होता हूँ जर्मनी का, या तो मैं रशिया को इन्वेट करूँगा। और सेकेंडली जिस तरह आपने जिक्र दिया लेबस फॉर्म का, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। या बाहर ये जो लिविंग स्पेस की जो थीरी थी, आई गेस इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन था वो रशिया में ही पूरा होता था। या बिकॉज क्योंकि सारा लैंड अगर यूरोप में आप देखें तो रशिया इज वेरी वेरी वास्ट। वास्ट जैसे आपने नेपोलियन की बात की, 1812 या तो उसमें नेपोलियन के एक हारने की वजह सर्दी थी और दूसरा रशिया की स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, क्योंकि रशिया स्ट्रेटजी थे। बहुत वास्ट है, यस। रशिया के पास बहुत ज़मीन है। तो हिटलर ने भी अपनी अपनी जर्मन नेशन से, जब वो फ्यूरर बनने के उस प्रोसेस में था, जब वो असेंड कर रहा था थ्रोन की तरफ जाने के लिए, तो उसने वादा किया था कि मैं आपको ज़मीन ला के दूंगा, क्योंकि जमीन ला हमारी के आबादी दूंगा। ज़्यादा है, हमारे मतलब एक किस्म से एक्सप्लोजन हो रहा है आबादी का, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो सारा लैंड ईस्ट में है, तो मैं आपको वो लैंड ला के दूंगा। सेकेंड रीज़न ये थी, और थर्ड रीज़न बहुत एक वॉर के हवाले से स्ट्रेटेजिक रीज़न थी, बिकॉज वो ये कि फॉल ऑफ फ्रांस के बाद हिटलर ने टेम्पररी तौर पे एक ट्रूस, बैटल ऑफ लंदन के बाद, बैटल ऑफ ब्रिटेन के बाद विंस्टन चर्चिल के साथ उसने एक टेम्पररी तौर पे ट्रूस किया था। वो ट्रूस करने की वजह ये थी कि हिटलर को थोड़ा टाइम चाहिए था ताकि वो रशिया पे इन्वेट करे, लेकिन उस टाइम उस ट्रूस के दौरान चर्चिल भी जानता था कि ये बात यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, और चर्चिल कन्विंस कर रहा था यूएस को कि वो किसी तरह वॉर के अंदर आ जाए। हिटलर को पता था कि आज नहीं तो कल किसी न किसी तरह यूएसए वॉर में एंट्री इंटर करेगा। होने वाला है। जब यूएसए भी आ जाएगा तो जर्मन अपने नंबर्स और अपनी कैपेसिटी में बहुत इंफीरियर हो जाएगा। इंफीरियर हो तो जाएगा। उसको जो तेल चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो फूड चाहिए, वो सारा ईस्ट में था, ईस्ट में था। सोवियत यूनियन में था। तो ये 4-5 रीजंस थी जिनकी वजह से अल्टीमेटली हिटलर डिसाइडेड कि ही हैज़ टू इन्वेड सोवियत यूनियन। अगर आप एक अपेरेंट रीज़न देखें तो शायद उसको इतनी ज़रूरत नहीं थी इन्वेड करने की, क्योंकि उनका रशिया के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट था। अगर वो हमला ना करता तो शायद यूरोप का आज का नक्शा कुछ और होता, और शायद जर्मन डिफीट भी ना होते उस वॉर में। बट बिकॉज ये आइडियोलॉजिकल रीजंस थे, स्ट्रेटेजिक रीजंस थे, और दूसरे और जैसे हमने कुछ रीजंस का जिक्र किया, सो दैट्स वाई उसने ऑन 2 जून 1941 22 जून या 1941 को ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च बारबरोसा होता ही है। लॉन्च्ड ऑपरेशन बारबरोसा, which is considered the biggest operation in the human history. Okay. अच्छा नजीब, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है। जर्मनी को पता था कि उसके सामने एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी है। Yeah, which is और quite उस different from France. बिल्कुल Yeah, डिफरेंट फॉर फ्रांस, बिकॉज फ्रांस के पास हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ देयर मिलिट्री नंबर्स उनको एज हासिल था, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट थी। यहाँ पे एक ओवर स्ट्रेच्ड लैंड थी, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की सर्दी पड़ती थी। और तीसरा मेरे ख्याल में उस वक्त हिटलर ने कॉम्प्लीमेंट भी किया था आई गेस कि जो सोवियत टैंक्स है T-34 ना, T-34 yes, ही थी। वो उस वक्त दुनिया में बेस्ट ऑफ बेस्ट कंसिडर किए जाते थे। तो हाउ इज़ इट कि जब हिटलर ने जो फर्स्ट पार्ट ऑफ वॉर है, जो कि 22 ऑफ जून को शुरू होता है, ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर तक कंटिन्यू रहता है, इसको मैसिवली डोमिनेट किया। और हिटलर का इनिशियल प्लान यही था कि जो सेम उसकी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन थी ब्लिट्जक्रीग, उसके थ्रू 4-5 महीने के विंडो यानी कि विंटर फॉल शुरू होने से पहले वो मॉस्को तक पहुंच जाए। सो हाउ ही डोमिनेटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ वॉर। आई थिंक इसका तो एक स्ट्रेट आंसर यही होगा जो ऑब्वियस है, एंड दैट इज ब्लिट्जक्रीग। कि इसमें एक वैसे कहा जाता है कि इसमें एक हिटलर ने एक मिस कैलकुलेशन भी की। उसने ये समझा कि शायद मैं अपनी वॉर टैक्टिक्स जिसकी वजह से मैंने फ्रांस को कॉन्कर किया, शायद इसी तरह मैं रशिया को भी कॉन्कर कर लूं, और शायद मैं 3 या 4 महीने में मॉस्को तक पहुंच मॉस्को जाओ। तक चला जाऊं। ये उसकी पहली गलती थी, और दूसरी गलती उसकी एक स्ट्रेटेजिक गलती थी जिस पे हम इस पे हम आएंगे।
तो ये कि जब ऑपरेशन बारबरोसा स्टार्ट हुआ एंड इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेशंस इन ह्यूमन हिस्ट्री, जहाँ पे हिटलर ने, जर्मनी ने अपनी कोई 3.5 मिलियन सोल्जर्स को मोबिलाइज किया, उसके जवाब में सोवियत यूनियन ने अपने कोई 5.5 से 6 मिलियन, यानी जर्मनी की इन्फेंट्री से ऑलमोस्ट डबल डबल। अपनी इन्फेंट्री को मोबिलाइज किया। जर्मन टैंक्स जो इसमें थे वो कोई, शुरू में कहा जाता है कि कोई 3500 टैंक्स थे जर्मन, उसके बाद फिर उन्होंने 5000 आई गेस। रीइंफोर्स मुझे करके उसको 5000 कर दिया। इसके मुकाबले में जो सोवियत यूनियन के टैंक्स थे वो 22,000 थे। एंड विद T-34 जिसका आपने जिक्र किया, T-34 was considered to be the crown jewel of Russian armor रश because सोवियत आर्मी। हाँ, सोवियत आर्मी, उसका कहा जाता है कि उसका जो आर्मर था वो थिक था, ठीक था। कंसिडर्ड जर्मन टैंक्स, और यस। उसका जो कैनन फायर पावर है वो भी जर्मन पैंजर और जर्मन टाइगर से ज़्यादा थी। ज़्यादा बेहतर। जब आप ये इस तरह के कंपैरिजंस करें और नंबर्स को कंपेयर करें, तो वाकई में आप सोचते हैं कि एक 4 गुना बड़ी आर्मी है और फिर भी उसको जिस तरह वेयरमार्क ने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वॉर में इनको डोमिनेट किया, इट वाज रियली अस्टोनिशिंग। इसका एक आंसर यही है एंड दैट इज ब्लिट्जक्रीग, स्पीड से। इसकी एग्जांपल आपको इसी चीज से मिल सकती है कि जब जैसे ही ऑपरेशन बारबरोसा स्टार्ट हुआ 22 जून को, 23 जून तक लुफ्टवाफे और स्टूकास सोवियत यूनियन के 1500 जहाज गिरा चुके थे, 1500, 1500। या विद इन जस्ट 24 आवर्स। और नेक्स्ट वो कहते हैं कि नेक्स्ट कुछ उन्होंने अगले 24 घंटों के बाद उन्होंने कहते हैं कि शायद 300 जहाज उनके और गिरा दिए थे रशिया के। सो इस तरह उन्होंने रशियन इन्वेजन स्टार्ट किया, जैसे हम ब्लिट्जक्रीग को पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो शायद हम उसको ब्लिट्जक्रीग को कैसे ऑपरेट किया ये हम शायद हम पहले होता था, पहले पार्ट ऑफ वीडियो। हाँ शायद हम कर चुके हैं, तो शायद उसकी डिटेल में जाना इतना अच्छा नहीं होगा। बट जैसे ही उन्होंने इन्वेजन स्टार्ट की तो हिटलर ने अपने टारगेट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, यस। रशिया सोवियत यूनियन के अंदर। अब ये भी एक समझ जाता है कि ये भी एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है। वाई? बिकॉज उसके कुछ जनरल्स, जिसमें एक का नाम है जनरल वॉन बॉक, उसकी राय ये थी कि हमें, अच्छा पहले ये डिस्कस करना चाहिए, हम पहले इस पे आते हैं कि जब ऑपरेशन स्टार्ट करने के बाद, जब जैसे ही जर्मनी को रैपिड विक्ट्रीज मिलना स्टार्ट हुई, तो हिटलर ने अपनी डिविजन्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा नॉर्थ में जाएगा लेनिनग्राड, लेनिनग्राड की तरफ। बिकॉज वो समझता था कि ये बोल्शेविक का और सोवियत यूनियन का आइडियोलॉजिकल हब है। बिकॉज लेनिन या वाज द फादर ऑफ बोल्शेविक या रिवॉल्यूशन। और सेकंड डिवीजन उसने ऑन रूट की मॉस्को के लिए, क्योंकि वो समझता था कि ये उनका पॉलिटिकल हब है। यस। और थर्ड उसने ये कीव की तरफ, क्योंकि वो इकोनॉमिक हब था, वहाँ वीट या कॉकेसस का एरिया था, वहाँ पे ऑयल फील्ड्स ऑयल तकरीबन वहीं फील्ड पे तेज थे। थी। तो उसने अपने डिविजन्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। यहाँ पे जो मैंने जिस जनरल की बात की, जनरल वॉन बॉक, वो कहते हैं कि वो इस स्ट्रैटेजी से डिफर कर रहा था। उसने कहा था कि हमें अपनी कंसंट्रेशन मॉस्को की तरफ करनी चाहिए। मॉस्को की तरफ रखनी चाहिए और अपनी डिविजन्स को 3 3 हिस्सों में डिवाइड नहीं करने चाहिए, जो अल्टीमेटली शायद बात सही भी साबित हुई उसकी। बट आई गेस जब फॉल विंटर शुरू होता है तब तक तो जर्मन जो ब्लिट्जक्रीग का जो फर्स्ट फेज था वो मेरे ख्याल में क्वाइट सक्सेसफुली चल रहा था, बिकॉज बाय द टाइम विंटर फॉल आता है, स्नो आ जाती है और जो टेरेन यहाँ जो पे मडी हो जाती यहाँ पे है। विंटर यहाँ पे विंटर यहाँ पे विंटर से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, विंटर के आने से पहले, क्योंकि 3 हिस्सों में अपनी डिविजन्स को डिवाइड करने से ये हुआ कि 2 डिविजन्स लेनिनग्राड और मॉस्को वाली वो तो बहुत अच्छे से स्पीड से आगे जा रही थी, तो जो थर्ड डिवीजन थी वो कीव में आके रुक गई, बिकॉज वहाँ पे उनको सोवियत आर्मी की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उनको वहाँ पे मिली। तो तब हिटलर ने अपने जनरल को, जनरल गुडेरियन को, जो मॉस्को की तरफ जा रहे थे अपनी डिवीजन को लेके, उनको ये इंस्ट्रक्ट किया कि आप यू टर्न लें, पहले कीव की तरफ आए, कीव की तरफ आके पहले आप जो कीव की तरफ हमारी आर्मी रुकी हुई है उनको ब्रेक थ्रू कराएं, उनको आगे जाने दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो व्हीट रिजर्व्स हैं वो हमें कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, और वर्ल्ड वॉर वन में जो हम भूख से, जर्मनी को जो भूख का जो सामना करना पड़ा था वो हमें ना हो। तो दे हैड टू टेक अ यू टर्न। मॉस्को की तरफ जाते वक्त गुडेरियन वापस आए, वापस आके उन्होंने पीछे से अटैक किया, कीव में अपनी आर्मीज को ब्रेक थ्रू करवाया, और वहाँ पे फर्स्ट टाइम उन्होंने रशिया के कोई 600,000, 6 लाख के करीब फर्स्ट टाइम उन्होंने वहाँ पे आर्मी प्रिजनर्स उन्होंने लिए, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के। उसके कुछ अर्से बाद ही उसी वॉर के दौरान उन्होंने अनदर 700,000 कोई रशिया जो सोवियत सोल्जर्स थे उनको प्रिजनर बनाया। तो टोटल मिला के तकरीबन ये होते हैं 1.3 से 1.4 मिलियन सोल्जर, रशियन सोल्जर्स को उन्होंने इतनी से ऑफेंसिव में उन्होंने उनको कैप्चर किया, जो शायद फ्रांस के ऑफेंसिव से भी एक तरह से ज़्यादा था, क्योंकि ज़्यादा था। या फ्रांस के ऑफेंसिव में जो जर्मन सोल्जर्स ने प्रिजनर ऑफ वॉर बनाए थे फ्रांस के, वो आई गेस 1.1 मिलियन के आसपास थे टोटल बट सोल्जर्स। डोंट यू थिंक जो हिटलर की जो पॉलिसी थी कि हमने
जर्मन फोर्सेस को 3 डिवीजन्स में डिवाइड करना है। एक लेनिनग्राड जाएगी, जो सेंटर वाली है वो मॉस्को जाएगी, और जो तीसरी है जो सदर्न इंकर्जन्स कर रही थी, अब वो कीव जाएगी। ये ठीक नहीं थी, बिकॉज देखा जाए तो स्नोफॉल होने से पहले यानी नवंबर दिसंबर के विंडो ओपन होने से पहले जो जर्मन फोर्सेस थी ऑलरेडी मॉस्को की गेट्स तक पहुंच चुकी थी, और दे वर ओनली 14 to 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मॉस्को। आई गेस वो अगर एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे विंटर फॉल ना यही होता पॉइंट तो बना मेरे रहा ख्याल में वो बड़ी या इजीली मॉस्को तक पहुंच चुके थे। मैं एक्चुअली यहाँ पे यही पॉइंट बनाना चाह रहा था। ये जो मैंने जनरल गुडेरियन की यू टर्न की बात की, ये कहने का मकसद ये था कि अगर तीनों डिवीजन एक साथ होती तो रशियंस को इनसे लड़ने के लिए रशियंस को इनके पास आना पड़ता, ना कि इनको यू टर्न लेके वापस कीव जाना पड़ता या कुछ। अगर ये तीनों डिवीजन्स एक ही होती, कंसंट्रेटेड होती और एक ही उसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, इंटीग्रेशन के साथ आगे बढ़ते, तो हाँ, एनालिस्ट ये कहते हैं कि शायद वो मॉस्को से मॉस्को से कोई 14 किलोमीटर तो वो ऑलरेडी आ चुके थे, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये तीनों बटालियंस एक साथ अगर कंसंट्रेटेड होती तो मे बी दे कुड हैव टेकन मॉस्को एज वेल। और आई गेस ये जो हम विंडो की बात करें नवंबर दिसंबर की, जब बैटल ऑलमोस्ट हुआ स्टेलमेट आ जाती है, बिकॉज जो टेरेन्स है वो मडी हो जाती हैं। जो जर्मन जो पेंजर्स थी, अब वो चूंकि मडी ट्रेन में चल नहीं सकती थी, और जो जर्मन जो इन्फेंट्री थी, मोबिलाइज्ड इन्फेंट्री थी, उसको शेल्टर चाहिए था, या फूड चाहिए था। या लेकिन 6 दिसंबर 1941 को जो सोवियट्स हैं वो एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं। या चूंकि जो जर्मन जो आर्मीज थी वो मॉस्को के बाहर इकट्ठी हुई थी, वहां पे शेल्टर लिए या हुए थे, काइंड ऑफ ना। सोलेमेंस कोई सोलेमेंस, या यस सोलेमेंस, लास्ट सोलेमेंस। लास्ट सिटी बिफोर मॉस्को, और जो यहाँ पे कोई 14 किलोमीटर बिल्कुल, दूर और है। जो हाँ सोवियत यूनियन वो भी बड़ी इनोवेटिव टेक्टिक्स अपनाते हैं। सोवियत यूनियन की जो फोर्सेस थी जो ईस्ट ऑफ रशिया, सोवियत यूनियन डिप्लॉयड थी, फार ईस्ट, यस। जो कि मोस्टली साइबेरिया का एरिया था, और वो साइबेरियन फोर्सेस थी, उनको वो बैटलफील्ड में लेके आते हैं, मॉस्को लेके आते हैं। एंड दीज फोर्सेस वर रियली स्पेशल, बिकॉज ये साइब चूंकि मोस्टली जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट थी वो साइबेरियन पीपल की थी, सो दे वर बेटर इक्विप्ड। वो टेम्परेचर के साथ एक्लेमेटाइज थे। उनकी यूनिफॉर्म, इवन कहा जाता है कि उनकी जो आर्मरी थी, उनके जो वेपन्स थे, वो भी जो सोवियत यूनियन की जो एक्सट्रीम सर्दियां हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा वेल अडॉप्टेड थी। तो ये 6 दिसंबर के जो काउंटर ऑफेंसिव था सोवियत का, उसके बारे में आपको क्या राय है? एक्चुअली इससे पहले हमें एक बात देखनी होगी कि हिटलर और जर्मनी ने ये एंटिसिपेट किया था कि हम शायद सर्दियों में आने से पहले ही यस, शायद हम ये वॉर मॉस्को ले लें। मॉस्को ले लें। बट बिकॉज के 3 हिस्सों में डिविजन्स को डिवाइड किया, स्लो हो गए, और बीच में जब ऑटम की बारिशें आई और जैसे ही सर्दियाँ आने लगीं तो मड हो गया, कीचड़ हो गया, लाजू बात इस तरह के आज आज का जो हमारे पास इतना वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है, तब का तो इतना वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो कहते हैं कि उसकी वजह से ब्लिट्स क्रीक स्लो हो गया। स्लो हो मेन गया। चीज़ था ब्लिट्स क्रीक। ब्लिट्स थी। कहते हैं कि फर्स्ट टाइम 2 साल में जो ब्लिट्स क्रीक टूटा वो वहां पे था, उससे पहले ब्लिट्स क्रीक कभी नहीं टूटा स्टालिन था। कन्वर्टेड ब्लिट्जक्रीग इनटू वॉर ऑफ एट्रिशन, राइट? या बिल्कुल। तो कहते हैं कि अब वो सर्दियों से पहले मॉस्को में आ गए, तो अब 6 दिसंबर के अफेंस से पहले ही कहते हैं कि जर्मन आर्मीज को सर्दी की वजह से बहुत से मसले स्टार्ट हो गए थे। फॉर एग्जांपल, जर्मन आर्मी में टाइफस फैल चुका था, लाइस एंड पैरासाइट। या और जैसे आपने नेपोलियन फ्रोस्ट बाइट, आई या गेस फ्रोस्ट बाइट जैसे आपने बिकॉज वो ये समझ के आए थे कि हम सर्दियों से पहले ये सारा कॉन्कर कर लेंगे, सो कंप्लीट दे करेंगे वर इस नॉट वेल ऑफेंसिव को। या दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द विंटर ऑफेंस। हम्म। सो जैसे आपने नेपोलियन का जिक्र किया था 1812 में, नेपोलियन की आर्मी भी पहला जो उनको सेटबैक मिला था वो जनरल जनवरी और जनरल फरवरी की वजह से मिला था, सर्दियों की वजह से। या यस। और ये इंटरेस्टिंग कहावत है। कहते हैं कि हिटलर को रशिया में जो सबसे पहले शिकस्त दी थी वो रशियन जनरल्स ने नहीं दी थी, वो जनरल जनवरी और जनरल जनरल फैबरी ने फरवरी दी ने दी थे, थी। रेफरिंग टू द कोल्ड या क्लाइमेट टेम्परेचर। और नेपोलियन की भी 100,000 लोग सर्दियों में टाइफस से मरे थे रशिया में। या इंटरेस्टिंग, 1812 इंटरेस्टिंग। में। या तो जर्मन आर्मी के साथ भी ये हुआ कि पहले सर्दी ने उनको स्क्वीज किया, उसके बाद द जर्मन जनरल जुकोव ही केम आउट विद अ रियली ब्रिलियंट स्ट्रेटजी। उसको पता था कि जो शहर सोल सोलमेंस्क है सॉल्मेंस की, या यस सॉल्मेंस की। सोलमेंस्क शहर है, उसके अंदर जो जर्मन डिवीजन है, ऑल्दो कि उनको सर्दी ने बहुत जकड़ा हुआ है, स्क्वीज स्क्वीज किया हुआ है, पर फिर भी वो वेल प्लेस्ड है, मतलब वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है और फिर भी स्ट्रांग है। उसने सोचा कि हम इनको डायरेक्ट एंगेज नहीं करते, जो उनके फ्लैंक्स पे हंगेरियन, इटालियन और रोमानियन, आई गेस। रोमेनियन आर्मी है जो हिटलर के साथ उनके उनके उसके हक में उसके साथ लड़ रही थी। ही डिसाइडेड कि हम इनके फ्लैंक्स पे अटैक करते हैं। और यस। इसमें
आप देखें कि वॉर में इंटेलिजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब तक जापान जो है वो पर्ल हार्बर पे अटैक करने का इरादा बना चुका था, और उसकी खबर एक रशियन स्पाई हैं, रिचर्ड सॉग, जो एक सोवियत स्पाई थे और वो टोक्यो में थे। तो इसकी खबर रिचर्ड सॉग जो है वो जनरल जुकोव तक पहुंचा देते हैं कि जो जापान है वो हमसे लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, जापान इज गोइंग टू अटैक अमेरिका। तो इस पे जुकोव समझते हैं कि लक हमारी साइड पे है, और वो अपने फार ईस्टर्न बॉर्डर से मुतमईन होकर अपनी जितनी भी जो साइबेरियन डिविजन्स थी जो हम्म। सर्दी में लड़ने के लिए ज़्यादा इक्विप्ड थी, बल्कि जर्मन डिवीजन से तो वो कोई 25-30 गुना ज़्यादा वेल हम्म। ट्रेंड थे सर्दियों में लड़ने। एंड दिस वर आल्सो फ्रेश इन्फेंट्रीमैन। या तो जुकोव ने अपनी कोई 10 से 12 डिवीजन्स जो थी वो साइबेरिया से मंगवाई, जो सर्दी में लड़ने के टू लिए मॉस्को। या ज़्यादा ट्रेन थी, और मॉस्को से उन्होंने एक ऑफेंस प्लान किया टू जर्मन आर्मी। 6 दिसंबर या को 6 1941। दिसंबर को, एंड एट द सिटी ऑफ सोलमिंस्क। सॉल्मंस्क, यस। तो यहाँ भी जुकोव ने डायरेक्ट जर्मन डिविजन्स को इन्वॉल्व नहीं, डायरेक्ट जर्मन डिविजन्स की तरफ उन्होंने ऑफेंस नहीं किया, उन्होंने एक पिंसर मूवमेंट की, मतलब दोनों साइड से फ्लैंक से। फ्लैंक से एक ऐसा जबरदस्त अटैक किया कि जर्मन आर्मीज वर नोवेयर। अनएबल टू होल्ड या द ग्राउंड। और कहते हैं कि फर्स्ट जो जर्मनी को डिफीट हुई वर्ल्ड वॉर 2 की 2 साल बाद, दैट वाज एट द बैटल ऑफ सोलमेंस्क, जो सॉल्मंस। 6 दिसंबर को हुई, और इसमें जर्मनी ने कोई अपने 30,000 आदमी, जर्मनी को कोई 30,000 आदमी इसमें दे वर किल्ड इन यस। दैट बैटल, और इसकी वजह से जर्मनी को 200 किलोमीटर, वेयरमार्क डिविजन्स को 200 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया। रिट्रीट करना पड़ गया। हाँ, एंड अल्टीमेटली मॉस्को वाज सेफ बिकॉज वो मॉस्को के 14 किलोमीटर के करीब आ चुके थे, एंड जनरल जुकोव विद हिज ब्रिलियंट स्ट्रेटजी वो फिर इस बात में कामयाब हुए कि वो जर्मन आर्मी को 200 किलोमीटर पीछे रुस्तोव एक शहर है, वहां पे वहां तक इनको धकेलने में कामयाब हो गए। एंड आफ्टर दिस हिटलर वाज रियली फ्यूरियस अबाउट दैट। इस पे हिटलर वाज इतना फ्यूरियस था कि उसने अब जनरल गुडेरियन को, विच वाज हिज काइंड ऑफ हिज क्लोज एड, जिसने ब्लिट्जक्रीग एक तरह से इन्वेंट किया, उसने जनरल गुडेरियन समेत अपने 35 जनरल्स को उस गुस्से में उसने डिसमिस कर दिया। ओह या रियली। एट दिस पॉइंट शायद जर्मनी ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन थी ब्लिट्जक्रीग, वो शायद ओवर यूज कर ली थी। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ कि बिल्कुल, क्योंकि ब्लिट्जक्रीग इतनी रिपीटेडली यूज हो चुकी थी कि जब अपोनेंट समझ चुके थे कि शायद आप रशियन न्यू रशियन न्यू रशियन एंड कि आल्सो द ब्रिटिश कि इसको ब्रेक करने का तरीका ये है, आप बस वॉर में बने रहो, क्योंकि दूसरे के पास नंबर्स कम हैं, वो सिर्फ स्पीड पे रिलाई कर रहे हैं। आपको सिर्फ दो चीजें करनी है, वो ये कि पहले तो आप वॉर में सिर्फ बने रहो, और दूसरा अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यू रखो, प्रोडक्शन आप अपनी हॉल्ट मत करो। अगर आपकी प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चल रही है और आप वॉर में बने हुए हो, तो इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा कि यू विल बी एबल टू स्लो डाउन और ब्रेक डाउन ब्लिट्जक्रीग। और बैटल ऑफ सॉल्मंस्क में एक फैक्टर ये भी था कि चूंकि जो जर्मन फोर्सेस थी इतनी ओवर स्ट्रेच्ड हो चुकी थी, और जो उनका जो सोर्स था जहाँ से सप्लाईज आती थी वो बहुत ज़्यादा दूर या था, बिल्कुल। जिस न सिर्फ उन्हें हार्श वेदर्स का सामना था बल्कि जो कंटिन्यूस उनको सप्लाईज चाहिए हुई थी वो भी उनको नहीं मिल रही थी। अच्छा, आपने 6 दिसंबर की हमने बात छेड़ी, और हमने बताया कि कैसे काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च होता है सोवियत यूनियन की तरफ से, वो बड़ा इफेक्टिव भी होता है, फर्स्ट लेकिन ये मेजर जो या बिल्कुल जो वॉर ऑफ एट्रिशन थी ये ऑलमोस्ट स्प्रिंग यानी जुलाई अगस्त तक कंटिन्यू रहती है। और जो स्प्रिंग ऑफेंसिव का टाइम आता है 1942 में, हिटलर अमेज्ड हिज जनरल्स। जनरल्स का ये ख्याल था कि हिटलर वुड कंटिन्यू हिज मार्च ऑन मॉस्को। हिटलर एक और प्लेन की तरफ आते हैं, वो कहते हैं कि यार जो मॉस्को की तरफ हमारी डिवीजन जा रही थी उनको ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड कर लेते हैं। यस। ग्रुप ए को वो स्टालिनग्राड की तरफ भेज देते हैं, और जो ग्रुप बी है उनको जो सदर्न रीजन में कॉकेसस था उनको वहां पे डाइवर्ट कर देते हैं। व्हाई डिड नॉट ही कंटिन्यूड हिज मार्च ऑन मॉस्को? वेल, इसमें अगर देखें तो बिकॉज 6 दिसंबर 1941 की जो एक उनको एक सेटबैक मिला, उसके बाद हिटलर हिटलर टोटली चेंज्ड हिज माइंडसेट। पहले तो उसने अपने जनरल्स को डिसमिस किया, 35 जनरल, जैसे हमने पहले बात की। उसने वेयरमार्क की कमांड खुद ली, उनके वेयरमार्क के चीफ इन कमांड थे, मेरे ख्याल से कमांड इन चीफ थे विल्हेम काइटल, उन्होंने उसके उनके क्लोज एड समझे जाते थे, उन्होंने उसको भी डिसमिस किया और कमांड खुद ले ली वेयरमार्क की। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक तरह से
रशिया की जो लाइफ लाइन है स्टालिनग्राड, बिकॉज उसको द ग्रेटेस्ट कम्युनिस्ट इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता था, हम्म। बिकॉज जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज थी, मेजर ऑयल रिफाइनरीज थी, वो स्टालिनग्राड में थी। और जितनी भी जो T-34 टैंक के जो मेजर प्रोडक्शन हाउसेस थे, वो भी स्टालिनग्राड में थे। और इनके लिए रिफाइनरीज के लिए जो तेल वगैरह आता था, वो आता था वोल्गो रिवर के थ्रू। कॉकसस से कॉस्कोकिस से या वोल्गा रिवर के वॉल्गा थ्रू से। आता था। अब यहाँ हिस्टोरियंस कहते हैं कि यहाँ हिटलर ने एक और गलती की। जैसे उसने फर्स्ट ऑफेंस में किया था कि उसने डिविजन्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, उसने कहते हैं कि यहाँ भी उसको अपनी डिविजन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं करना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन विद अ सिंगल कंसंट्रेटेड या अटैक होता अटैक। स्टालिनग्राड पे। इस पे उसके मिलिट्री वाले कहते हैं कि उसके जनरल्स जो थे वो फिर हिल गए कि हमें शायद 2-2 डिविजन्स में नहीं जाना चाहिए, बट ही वाज कन्विंस कि नहीं, हम 2 डिविजन्स में नहीं जाएंगे। तो बहरहाल उसने जनरल्स को चेंज करके फ्रेडरिक पाउलस, उनके जो बहुत करीबी जनरल थे, उन्होंने उनको अपॉइंट किया रोस्तोव में। और फिर वहाँ से उन्होंने ये कमांड दी कि एक डिवीज़न जाएगी कॉकेसस, और नेक्स्ट जो फ्रेडरिक फ्रेडरिक पॉलिस वाली जो डिवीज़न है वो जाएगी स्टालिनग्राड। और स्टालिनग्राड पे जाने की एक रीज़न तो हमने जैसे डिस्कस की कि इंडस्ट्रियल शहर था। और स्ट्रेटेजिक या उसकी इंपॉर्टेंस थी और एक। दूसरा ये कि हिटलर वांटेड टू शो द वर्ल्ड, बिकॉज स्टालिनग्राड जो आज का वोल्वोग्राड है मॉडर्न डे का, स्टालिनग्राड नाम पे था, स्टालिन के नाम पे था, हम्म। विच वाज द लीडर और द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। एट दैट प्रेजेंट या टाइम। एंड द वर्ल्ड वाज हुक्ड कि हु वुड विन, हु वुड बीट हु, स्टालिन और या फिर हिटलर। हिटलर। या वर्ल्ड वाज हुक्ड, क्योंकि तब तक जो वेस्टर्न अलाइज थे, ब्रिटिश और अमेरिका, उन्होंने भी क्लियरली हिटलर के अगेंस्ट दूसरा फ्रंट ओपन नहीं किया था। हालांकि बार बार स्टालिन को उनको कह रहा था कि आप एक दूसरा फ्रंट ओपन करें वेस्ट से, ताकि ये आर्मीज डाइवर्ट हों, बट आई डोंट नो ड्यू टू सम रीजंस वो उन्होंने तब तक सेकंड फ्रंट ओपन नहीं किया था। यस। सो ऑल आइज वर हुक कि हु वुड विन, हिटलर, या फिर स्टालिन। स्टालिन। क्योंकि वो शेयर स्टालिन के नाम पे था, तो हिटलर को एक सिंबॉलिक, हिटलर चाहता था कि उसको एक सिंबॉलिक विक्ट्री भी मिले। हाउ? क्योंकि स्टालिनग्राड नाम पे है, स्टालिनग्राड के, तो वो चाहता था कि मैं ऐसा शहर जो स्टालिन के नाम पे है उसको लूंगा, तो एक मैसेज जाएगा कि जिसके नाम पे वो शहर है, वो बंदा, वो प्रेसिडेंट अपने शहर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और ड्यू टू दैट सिंबोलिज्म आई थिंक उसने, ही वेंट फॉर स्टालिनग्राड, जो जिसमें डबल राय है कि शायद पता नहीं स्ट्रेटेजिकली, इंडस्ट्रियल शहर तो था पर पता नहीं शायद स्ट्रेटेजिकली उसकी जरूरत थी या नहीं थी, बट ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ और दैट टाइम। बिकॉज मेरे ख्याल में एक रीज़न उसकी ये भी थी कि जैसा आपने बताया कि स्टालिनग्राड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी थी। और हमने प्रीवियसली इस चीज़ पे भी निशानदेही की कि रशिया का जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ था वो मैसिव किस्म का था। यस। और मेरे ख्याल में जो स्टालिनग्राड पे इंकर्जन का जो डिसीजन की एक वजह ये भी थी कि उस स्ट्रेटेजिक डेप्थ को तोड़ा जाए। क्योंकि देखें कॉकेसस सदर्न पार्ट में है जो यस। आज का जो अज़रबैजान वगैरह है। बाकू। और जो मेन जो रशियन सोवियत जो इंडस्ट्रियल बेस था वो नॉर्थ में मौजूद था। यस। अब जो रिवर वॉल्वो है वो रन्स थ्रू कॉकेसस और उसका जो एक मिड पॉइंट था स्टालिनग्राड था जो कि एक वेल डेवलप्ड सोफिस्टिकेटेड किस्म का सिटी था। स्टालिनग्राड को कैप्चर करने का मतलब था तमाम तर ऑयल रिफाइनरीज की सप्लाई को नॉर्दर्न जो कि इंडस्ट्रियल बेस मिलिट्री बेस समझा जाता है जिस जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सेटल थी उसको रोकना भी था। यस। अच्छा नजीब, जुलाई 1942 को बैटल ऑफ स्टालिनग्राड शुरू होती है। और बैटल ऑफ स्टालिनग्राड के बारे में कहा जाता है कि शायद हिस्ट्री में इससे डेडली और इससे ज़्यादा ब्रूटल वॉर लड़ी ही नहीं गई है। वेल जी आप ये कह सकते हैं, बिकॉज हिटलर एक नए माइंडसेट के साथ आया। और उसने जब स्टालिनग्राड का ऑफेंस स्टार्ट किया, जैसे आपने कहा कि जुलाई 1942 में, तो द सिक्स डिवीजन ऑफ वेयरमार्क जो फ्रेडरिक पॉलस के अंडर थी, वो उन्होंने अपने ऑफेंसेस स्टार्ट किए और वो अगेन सक्सेसफुल ऑफेंसेस यस। थे। तो बाय अक्टूबर ऑफ 1942 दे वर एट द स्टालिनग्राड। यस। अब ये कहा जाता है कि वहाँ पे भी एक स्ट्रेटेजिक गलती वेयरमार्क से ये हुई कि अगर वो चाहते तो शायद शहर को बम्बार्डमेंट किए बगैर शायद वो शहर को ले सकते थे। बट चूंकि उन्होंने शहर के ऊपर इतनी मैसिव बम्बार्डमेंट की कि सारा शहर ऑलमोस्ट रबल्स बन गया, रबल्स में आ गया। अब उस रबल्स की वजह से ये था कि उनको जगह जगह पॉकेट रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, यस। बिकॉज आपको एक जगह से दूसरी एक एक करके आपको बिल्डिंग्स खाली क्योंकि करवानी पड़ी। बहुत डेंसली हाँ, पॉपुलेटेड था क्योंकि रबल्स से आपको मुश्किल होता है कि आप रबल्स से क्रॉस करके क्रॉस, जब स्ट्रीट्स में रबल जमा हो तो मुश्किल होता है कि आप स्ट्रीट्स को क्रॉस करके जाएं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब आपने घरों की छतें उड़ा दी या बिल्डिंग्स की छतें उड़ा दी, तो वहां से जो अपोजिशन आर्मी है वो बैठ के अपने मोर्टर्स और उनको इजीली यूज कर सकती है उस विद द ओपन रूफ।
तो और वैसे भी बहरहाल रशियन सोवियत स्नाइपर्स रियली बहुत या ज़्यादा मशहूर थे और इस या पे एक एनिमी एट द गेट बड़ी फेमस मूवी भी बनती है। आई गेस इट्स अबाउट अ फेमस सोवियत स्नाइपर मैन। या व्हाट वाज हिज नेम? वर्सेली जायद। वर्सेस तो बहरहाल अक्टूबर वर्सेस 15 1942 तक जो रशियन जो जर्मन जो आर्मी से वेयरमार्क है वो स्टालिनग्राड को कैप्चर करते हैं और इसकी एक बहुत अच्छी डिपिक्शन जैसे आपने ये मूवी बताई एनिमी एट द एनिमी गेट्स एट द गेट्स। इसके जो स्टार्टिंग सीन्स में आपको इसकी बहुत इसकी खूबसूरत इसकी डिपिक्शन मिलेगी जैसे सेविंग प्राइवेट रायन रायन। में आपको नजर आता है कि जो डी डे में इनिशियल जो लैंडिंग थी वो किस तरह की हुई किस तरह की टफ थी जो एलाइड फोर्सेस की जो लैंडिंग थी नॉर्मेंडी नॉर्मंडी में। बीच के ऊपर वो आपको उसका अंदाजा अच्छे से हो जाएगा सेविंग प्राइवेट रायन से लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जर्मन इन्वेजन के दौरान जब जर्मन आर्मी स्टालिनग्राड के अंदर थी और स्टालिनग्राड ले चुकी थी ऑलमोस्ट तब स्टालिनग्राड की कैसी सूरत हाल थी तो वो शायद आपको इस मूवी की जो स्टार्टिंग सीन्स है उसमें आपको बहुत बेस्ट तरीके से मिलेगा कि जब वो एक स्नाइपर आता है रिवर से क्रॉस करके और जो फेमस जो स्टालिनग्राड का जो स्क्वायर है जिसमें वो बच्चे हाथ बना के बैठे हुए हैं मूवी में ये सीन्स डिपिक्ट किए गए हैं वो आता है एंड हाउ ही मतलब उसको वो जो सिनेरियो है वॉर का कि वो ऑलमोस्ट जो रशियन आर्मीज वो बिल्कुल दरिया तक पुश हो गई हैं एंड द होल सीरीज अंडर द जर्मन ऑक्यूपेशन सो या वसीली जायद से हाँ वो उस वॉर के आई थिंक द फर्स्ट एक जो प्रोमिनेंट बंदा फेमस हुआ रशियन जनरल जुकोव और निकिता क्रुश्चोव के बाद एक आम आदमी या एक आम सोल्जर जो मशहूर हुआ रशिया की तरफ से वो वसीली जायद साहब थे जो स्टालिनग्राड के बाद थे ऑब्वियसली इसमें आपको एक और मूवी भी मिलेगी जो 1993 की है जो जर्मन मेड है जो जिसमें जर्मनी वालों ने अपना वर्जन बताया है द मूवी इज ऑल्सो कॉल्ड स्टालिनग्राड मूवी का नाम है स्टालिनग्राड जिसमें जर्मन जो वियर मार्क है उनको किस तरह की मुसीबतें सहनी पड़ी जर्मनी वालों ने अपना वर्जन वहाँ पे पेश किया है फिर स्टालिनग्राड के नाम से एक और मूवी है जो आई गेस 2017 या 18 के आसपास है प्लीज पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग बट ये उसी 17 18 19 के आसपास एक मूवी है उसका नाम भी स्टालिनग्राड है बट वो रशियन वर्जन है तो उन्होंने रशियन अपना वर्जन दिखाया कि जब आर्मीज आ गई थी उसके अंदर स्टालिनग्राड के अंदर तो हाउ रशियंस एक्टेड ऑन दैट यस। तो या आई थिंक यू शुड अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई रियलिस्ट अगर आपको उसका डिपिक्शन मिले उस बैटल की या उस वॉर की तो आई थिंक या यू शुड गो फॉर दीज थ्री मूवीज यस। अच्छा नजीब, बास हिस्टोरियंस जो बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में जो जर्मन डिफीट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिटलर पे आयद करते हैं। वन ऑफ द रीजन बीइंग के जो अर्विन रोमल थे वो नॉर्थ अफ्रीका में इंगेज थे और वहाँ पे उनको बड़ी मैसिव किस्म की डिफीट पेश आती है। और हिटलर उस वक्त मेरे ख्याल में फैसला करते हैं कि जो री हमने स्टालिनग्राड को भेजनी है वो उधर ना भेजें और हम उसको नॉर्थ अफ्रीका यानी अर्विन रोमल की असिस्टेंस के लिए भेजा जाए। और सेकेंडली जो लुत्फ़ाफ़े थी, जिसको हरमन गोरिंग लीड कर रहे होते हैं और कहा ये जाता है कि उसकी मेजर जो चंक था, वो भी नॉर्थ अफ्रीका की तरफ हिटलर डाइवर्ट कर देते हैं और सिर्फ लिमिटेड नंबर यानी 403 प्लेन्स को स्टालिनग्राड की जो एयरलिफ्ट कह लें या फिर मैसिव किस्म की बॉम्बिंग के लिए रिजर्व किया जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक ये हिटलर के एंड पे कोई बहुत बड़ा ब्लंडर था जिसकी वजह से जो जर्मन है वो स्टालिनग्राड हार जाते हैं? मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन में ही बहुत ही चीज़ों को सम अप कर दिया है इसका अगर अगर आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहें तो आई वुड से यस बिकॉज आप 15 अक्टूबर 1942 को शेयर कैप्चर करते हो और आपको पता है कि हाँ आपने शेयर कैप्चर किया पर पूरा शेयर आपके अंडर नहीं है अभी भी पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस मौजूद है। शहर के एंड में मौजूद हैं जो आपको बार बार और आपको आपको ये भी पता है कि रशियंस जो हैं या सोवियत जो हैं वो भी काउंटर ऑफेंस करने वाले हैं और इसी दौरान नॉर्थ अफ्रीका में आप डिफीट्स इनकर करते हो और अपनी काफ़ी आर्मी का जो चंक है वो आप उधर डिप्लॉय करते हो नॉर्थ अफ्रीका की तो तरफ। इसमें हिस्टोरियंस और वॉर एनालिस्ट कहते हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन फॉर हिटलर वुड हैव बीन कि फॉर टाइम बीइंग अपनी आर्मीज को वो रशिया में ही इंगेज रखता। पीछे ड्रॉ बैक करते अच्छा, रिट्रीट। ड्रॉ करते हाँ रिट्रीट करते पर हिटलर ने ये नहीं किया बिकॉज एज वी डिस्कस अर्लियर उसको उनको एक अपनी एक सिंबॉलिज्म वहाँ पे मेंटेन करनी थी तो यही हुआ कि महीना ही गुजरा था 19 नवंबर 15 अक्टूबर को उन्होंने शेयर कॉन्कर किया जर्मन्स ने 19 नवंबर 1942 को जनरल जुकोव जिन्होंने मॉस्को जिनको सेवियर ऑफ मॉस्को का लकब दिया गया था जैसे हमने डिस्कस किया 6 दिसंबर वाली वॉर में उन्होंने एक मैसिव आर्मी गैदर की स्टालिनग्राड से बाहर और उन्होंने जर्मन्स को डिसीव इस तरह किया कि वो बार बार वॉल्गो रिवर के थ्रू शुरू में पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंसेस भेजते रहे तो जर्मन शायद ये समझे कि जो हम डील कर रहे हैं पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस यही अल्टीमेट यही यही आर्मी जिससे हम डील कर रहे हैं उनको पता नहीं था कि उसके बैक एंड पे जुकोव एक बहुत बड़ी
आर्मी गैदर कर चुके हैं, जो कि वोल्गो रिवर के बियॉन्ड थी। हाँ बियॉन्ड थी। तो 19 अक्टूबर को फिर उसी तरह जिस तरह कि उन्होंने पिंसर मूवमेंट के जरिए 6 दिसंबर को उन्होंने जर्मन्स को हराया था, उसी तरह उन्होंने एक फ्लैंक्स पे, क्योंकि जर्मन फ्लैंक्स कमज़ोर थे, जो वेयरमार्क डिवीजन्स थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, फ्लैंक्स पे ज़्यादातर इटालियन आर्मी, हंगेरियन आर्मी और रोमेनियन आर्मी थी, फिनिश आर्मी थी जो हिटलर के अलाइज थे। तो उन्होंने फिर एक दफ़ा फ्लैंक्स पे अटैक किया स्टालिनग्राड के, विथ हिज लीथल वेपन, जो उस टाइम पे उसका नाम दिया जाता था स्टालिन्स ऑर्गन, जिससे स्टालिन्स ऑर्गन। जिसे हम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ वेपन वाज इट? जिसे हम कहते हैं कयूचा मिसाइल्स। वो अच्छा, दीस वर मिसाइल्स। कयूचा काइंड ऑफ मिसाइल्स, जो एक गाड़ी के ऊपर रख के लॉन्च करते हो ओह छोटे यस, छोटे। ओह यस। हाँ ग्राउंड टू अभी तो, एयर मिसाइल्स थे। हाँ अभी तो ये बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन तब के टाइम पे ये रशिया की तरफ से एक न्यू चीज़ आई थी जिसने शायद इनको बहुत हैरान किया, स्पेशली जर्मन्स को, और यस, उसका नाम उन्होंने रखा था स्टालिन ऑर्गन, जैसे हमने, स्टालिन ऑर्गन। या सो उन्होंने एक अगेन पिंसर मूवमेंट की दोनों साइडों से, और इस जो मेन जो स्टालिनग्राड में जो इनकी डिविजन्स थी वेयरमार्क की, उनको उन्होंने साइड से हमला करके इंसर्कल कर दिया, यानी इनको इनको फिजिकली टच नहीं किया, लेकिन इनको एक तरह से इंसर्कल किया। और इंसर्कल करते वक्त जब ये दोनों साइड से आर्मीज आके मीट हो रही हैं, इनकी एक ब्यूटीफुल फुटेज आपको इंटरनेट पे मिलेगी, जो रशियन कैमरामैन है उन्होंने उन्होंने कैप्चर किया है, वो किस तरह खुशी मना रहे हैं जब वो दोनों फोर्सेस आपस में मिलती हैं, और वो कहते हैं कि और वो इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने वेयरमार्क की डिवीजन को वहाँ पे इंसर्कल किया। तो यहाँ पे कहा जाता है कि हिटलर, अगर उसे उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये था कि वो अपनी आर्मी को रिट्रीट। पीछे ड्रॉ बैक करता, उनको रीइंफोर्स करता, वो, मगर उसने उनकी अपनी आर्मी को यहाँ पे यहीं पे उसने डिप्लॉय किया और कहा कि आपको रीइंफोर्समेंट आएगी, आप यहाँ से हटो मत। ये हिटलर का टेलीग्राफिक मैसेज था जनरल पॉलिस को, फ्रेडरिक पॉलिस को। और इसी दौरान जो जनरल पॉलिस है उसको हिटलर फील्ड मार्शल भी बनाते हैं, राइट? और यस, इसके पीछे हिटलर की थिंकिंग ये थी कि इन द हिस्ट्री ऑफ जर्मनी नेवर हैज अ फील्ड मार्शल सरेंडर्ड। या तो हिटलर वाज एक्सपेक्टिंग कि चूंकि मैंने अब जनरल पॉलिस को फील्ड मार्शल की डेजिग्नेशन दे दी है तो वो सरेंडर नहीं करेंगे, बट व्हाट हैपन, जनरल पॉलिस एट द एंड ऑफ द डे सरेंडर कर जाते हैं। बिकॉज इसमें एक स्ट्रेटेजिक गलती जर्मन की तरफ से ये हुई कि इतनी बड़ी मैसिव आर्मी को, जो तकरीबन 3-4 लाख से ऊपर थी तब, इतनी बड़ी आर्मी को सस्टेन करने के लिए पर डे 500 टन्स एम्यूनिशन और सप्लाई की ज़रूरत थी। और वो भी सिर्फ अपलिफ्ट की जा सकती थी, राइट? एयर लिफ्ट की जा एयर सकती, लिफ्ट की सॉरी। जा सकती थी, या ये ऑप्शन था कि आप उनको 500 टन सामान हर रोज पहुंचाएं, या ये ऑप्शन था कि उनको पीछे लाएं। देयर पीछे वाज नो थर्ड ऑप्शन। पीछे लाने पे हिटलर और जर्मनी राजी नहीं हुए, और इस पे हरमन गोरिंग ने कहा कि, ओवर कॉन्फिडेंट होकर कहा कि 500 टन मेरे लिए क्या बात है, मेरे और मेरे प्लेन्स के लिए मैं 1000 टन पहुंचा दूं, 2000 रियली? टन पहुंचा दूं, या वाज ही एबल टू डिलीवर? नो, यही तो वजह बनी। हाँ, वजह ये हुई राइट। कि पर डे उनको चाहिए था 500 टन सामान, जबकि हरमन गोरिंग और लुफ्तवाफे पर डे सिर्फ 200 टन सामान पहुंचा सकी, जिसकी वजह से रशियन आर्मी, और सॉरी जर्मन आर्मी, इतनी भूख से और बीमारियों से और डिसेंट्री से इतना मतलब स्क्वीज हो चुकी थी कि दे हैड नो ऑप्शन लेफ्ट। और इसी इसी बात पे, जैसे आपने फील्ड मार्शल की बात की, हिटलर वाज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है, अगर ये सरेंडर कर भी रहा है तो सरेंडर मत करे, खुद को मार दे। तो इसीलिए उसने फ्रेडरिक पॉलिस को फील्ड मार्शल पे, उसने उसको एक दिन पहले, सरेंडर से एक दिन पहले, 30 जनवरी 1943 को उसने उसको उसको प्रमोशन दी फील्ड मार्शल पे, कि शायद ये अब भी जाके सरेंडर ना करे, बल्कि खुद को मार दे, अगर इतनी ज़रूरत पड़ती है सरेंडर की, सरेंडर ना करे, खुद को मार दे। बट अल्टीमेटली फ्रेडरिक पॉलस जाते हैं, और इस पे रशियंस भी, सोवियत भी हैरान हो गए थे कि हाँ, जर्मन फील्ड मार्शल सरेंडर करने आए हैं, और उसकी विजुअल्स अभी भी आपको मिलेंगे, जब ही विन ही कम्स और वो सरेंडर करता है। उस सरेंडर करते वक्त भी कहा जाता है कि फ्रेडरिक पॉलस को डिसेंट्री था, मतलब वो उस सर्दी और उसकी जो लेक ऑफ हाइजीन की वजह से वो बीमार हो चुके थे, एंड सो द होल डिवीजन हैड नथिंग लेफ्ट एक्सेप्ट कि यार सरेंडर करो, क्योंकि सामान तो हम तक उस तरह पहुंच नहीं रहा, तो बस या तो खुद को मारना ऑप्शन था, या नेक्स्ट ऑप्शन था सरेंडर करना, एंड अच्छा, तो इस दे पूरी वेंट फॉर द सूरत हाल सरेंडर। में न सिर्फ जर्मन को पहली डिफीट होती है, सेकंड बल्कि डिफीट, फर्स्ट सेकंड, डिफीट 6 सॉरी दिसंबर को, यस, रशिया के अंदर जो या सेकंड डिफीट सेकंड होती है। डिफीट, मैसिव लेकिन डिफीट। इसके साथ साथ मेरे ख्याल में जो हिटलर की एक आइडियोलॉजी थी कि वो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन को एक जीविश कंस्पिरेसी करार या देते थे, बिकॉज ही वाज अ रेसिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। हिटलर ये भी बिलीव करते थे कि, जिस पे हमने पहले रोशनी भी डाली, कि जो स्लाव्स हैं, जो रशियंस हैं, जो सोवियत हैं, जो बोल्शेविक के जो पैरोकार हैं, वो या बेसिकली सब दीज ह्यूमंस। पीपल आर
inferior and they subhumans, are yeah. unfit to rule. और वो ये भी समझते थे कि they will fall like house of cards Yeah. once हम blitzkrieg करेंगे. So जो सोवियत जो सेपरेट थी वो एट द एंड ऑफ द डे जीत जाती है, और Yeah. जो जर्मनी है वो मेरे ख्याल में दिस वाज द पॉइंट, रशिया रशिया एंड सोवियत यूनियन वाज द पॉइंट जिसके बाद जर्मनी की जो बैक है वो टूट जाती है, कमर टूट नहीं नहीं, जाती है. बैक नहीं टूटती इसमें। आप कहते हैं कि बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में जर्मनी सिर्फ एक बैटल हारा, मतलब पूरी वॉर के सिनेरियो में सिर्फ एक बैटल हारा। कमर उनकी तब टूटी, या वॉर वो एक्चुअली तब बट हारे। सरेंडर वाज बिग या डील फॉर देम. बट उनके पास फिर भी रिजर्व थे। हिटलर सेंट अनदर 900,000 सोल्जर्स आफ्टर दैट। स्टालिनग्राड के सरेंडर के बाद कहा जाता है कि स्टालिनग्राड पे हिटलर सिर्फ एक मार्का हारा, एक वॉर का एक छोटा सा बैटल हिस्सा हारा। जो मेन कहते हैं कि जो मेन वॉर हारा जर्मनी, इट वाज एट द बैटल ऑफ कर्स्क, ओह जो राइट, यस. उसके सरेंडर के 6 महीने बाद लड़ी गई। I think surrender happened at 31st January or 2nd February 1943, 43, and the Battle of Kursk happened in June 1943 1943. because जो जर्मन आर्मीज थी वो स्टालिनग्राड से भी मजीद पुश कर दी गई। आधे सरेंडर हो गए, प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पे ले लिए गए। अब जर्मन आर्मीज वर सेटल्ड एट द कर्स्क। हिटलर ने मजीद 900,000 मैन को मोबिलाइज किया, वहाँ पे भिजवाया। एंड दिस द बैटल ऑफ कर्स्क of June 1943 is considered to be the biggest टैंक बैटल इन ह्यूमन हिस्ट्री। इन ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ी जो टैंक बैटल हुई वो समझी जाती है कि वो थी बैटल ऑफ कर्स्क, जिसमें कोई तकरीबन 2600 टैंक्स इन्वॉल्व थे जर्मन साइड से, और कोई 3700 के करीब या 3600 के करीब रशियन टैंक्स इन्वॉल्व थे इन इन द बैटल ऑफ कर्स्क। बैटल ऑफ कर्स्क के बारे में नजीब कहा यह जाता है कि वो अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स की वजह से नहीं हारा, बल्कि जो इंटेलिजेंस लीक्स हो रही थी उसकी वजह से हारा. और बल्कि हिटलर वो हेल बेंट, हिटलर बार बार अपने जनरल्स को कह रहा था कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है या फिर जो डे टू डे कम्युनिकेशन है वो आप ह्यूमन कुरियर्स के थ्रू मैनुअली करें, करें, हाँ। मैनुअली करें, ह्यूमन कुरियर्स के थ्रू करें. बट उसके जो जनरल्स थे वो बार बार हिटलर को कन्विंस करवाने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक हमारे से जो इंटेलिजेंस शेयरिंग के जो मेथड्स हैं थ्रू रेडियो, जाहिर सी बात है वो डिकोड नहीं हुए, दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. सो इसके बारे में आपकी क्या राय है? या इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि बैटल ऑफ हर्स्ट जो जर्मनी हारा वो ऐसा नहीं था कि जर्मनी शायद स्पिरिट लैक करता था या टैक्टिकल किसी वाले से कम था। उसमें ये था कि जर्मन्स जो भी अपने प्लान्स बनाते थे, ऑब्वियसली जब आप एक वॉर की स्ट्रैटेजी बनाते हो, कल नेक्स्ट डे आपने वॉर ऑफेंस करना है, यस. आज आप बैठ के स्ट्रैटेजी बनाते हो तो वो स्ट्रैटेजी पर अपने डिविजन्स को सीक्रेटली कन्वे करते हो रेडियो के थ्रू, या जो भी आपकी जो सीक्रेट एनिग्मा सिस्टम्स होते हैं उसके थ्रू। तो जब वो यहाँ से अपनी सीक्रेट शेयर करते थे अपनी दूसरी डिविजन्स के साथ, जर्मनी एक डिवीजन दूसरी डिवीजन से शेयर करती थी कि कल हम ये फॉर्मेशन बनाएंगे, आप रीइंफोर्समेंट यहाँ से लेके आना, हम यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे वगैरह वगैरह। वो कोड ब्रेकर्स ब्रिटिश और जो सोवियत कोड ब्रेकर्स थे वो मिलके इसको ब्रेक करते थे। इस सारी डिकोड हाँ, करते थे, जो राइट. जितने भी रेडियो ट्रांसफॉर्मेशन होती थी इसको ब्रेक करने के बाद रशियंस को पहले से पता होता था कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला कल है जर्मन्स का. जर्मन्स हम पे किस तरह अटैक करने वाले हैं। और इस पे इंटरेस्टिंगली आपको जो जर्मन सोल्जर्स हैं जो उस बैटल से बच गए, बाय द वे कोई 50,000 के करीब जर्मन सोल्जर्स वर किल्ड एट द बैटल ऑफ कर्स्क। तो उनमें से कुछ सोल्जर्स के अकाउंट्स आपको रिटर्न अकाउंट्स मिलते हैं कि वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती थी कि ऐसा लगता था कि इनको फरिश्ते हैं वो रशियंस को पहले से खबर दे देते हैं, उनको पता होता है कि हम किस तरह मारने वाले हैं, और हमें भी पता है कि हम जा रहे हैं, उनको पता है कि हम किस तरह आ रहे हैं, हम किस तरह हमारी रीइंफोर्समेंट आएगी। इस तरह होता था कि हम मौत की तरफ जा रहे हैं, यानी हमें पता है कि दुश्मन को पहले से पता है हम क्या करने वाले हैं। सो या ड्यू टू दैट इंटेलिजेंस फेलियर कहें या जो भी उसको आप टर्म दें, ड्यू टू दैट रशियंस न्यू एग्जैक्ट पिन पॉइंट स्ट्रेटजीज ऑफ वेयरमार्क डिविजन्स के कहाँ से आएंगे, और एग्जैक्ट उनके जो प्लान्स थे विद एक्यूरेट पोजीशंस कि इस टाइम पे ये डिवीजन कहाँ पे पोजीशन होगी, रशियंस न्यू दैट। और या वहाँ पे उन्होंने फिर द जर्मन्स लॉस्ट एट द बैटल ऑफ कर्स्क। और फिर कहते हैं कि उसके बाद तो इट वाज जस्ट अ रोल बैक, रोल कि बैक. अब जाओ, अब बस ये कि अब शायद ऑफेंस का मत सोचो, अब अपने आप को बचाने का सोचो जर्मन्स। सो बैटल आउटसाइड मॉस्को, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड एंड बैटल ऑफ कर्स्क द कर्स्क. फाइनल, कहते हैं कि दीज स्टालिनग्राड में ये जो तीन जंगे या हैं ये बेसिकली जो पाया था जंग की वो पलट देते हैं इन द बिल्कुल फेवर ऑफ द या एलाइज. एलाइज
और इन द फेवर ऑफ सोवियत एलाइज तो खैर बाद में। नहीं, इस पे देयर इज अ ट्विस्ट। वी माइट मेक अनदर प्रोग्राम जिस पे हम इसी चीज पे बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर टू का असल विनर कौन था। और देयर इज दिस फेमस वीडियो ऑफ प्यूटिन, वो जरा थोड़ा आप एलाबोरेट करें ना जरा, आगे जहाँ पे वो बताते हैं कि भाई आगे करंट अफेयर्स पे नजर मुझसे ज्यादा आपकी है। लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ ना, या बिकॉज यू एक्सप्लेन रियली वेल। या वेल, थैंक यू फॉर दैट, बट आई डोंट थिंक आई डिजर्व दैट कॉम्प्लीमेंट एनीवे। फॉर दिस, मेंशन नोट से। थैंक यू। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अगर हम इसको डिस्कस करें तो, या यूक्रेन की इन्वेजन के बाद जब एक हल्ला सा मचा था कि अब सारा नेटो हमारा अगेंस्ट हो गया, अब वेस्ट पता नहीं रशिया के साथ क्या बुरा करेगा। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इस तरह यस। पुतिन से पूछा जाता है तो पुतिन के बड़े फेमस, वो शायद यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है। पुतिन सेज के तुम लोग क्या समझते हो कि क्या ये वेस्ट इतना मजबूत है कि शायद वो हमें हरा सके? तुम भूल गए हो वर्ल्ड वॉर टू को, कि हिटलर को जर्मनी ने किसने हराया था? वेस्ट ने हराया था या रेड आर्मी ने हराया था? एंड ही सेज कि हमने हराया था उनको, और हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि अभी भी हम, मतलब वेस्ट के सामने या जो वेस्टर्न यूरोप है उनके सामने स्टे कर सकते हैं, बिकॉज वी हैड दैट कैपेसिटी, और हमारी हिस्टोरिकल ट्रेनिंग है और हम हिस्टोरिकल, मतलब इस चीज़ पे हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है। सो या सो ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू। तो वैसे इंशाल्लाह। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जो मेन डैमेज हिटलर को जर्मनी ने किया था, इट वाज बाय रशिया। यस। जर्मनी में सबसे पहले इंटर रशियन आर्मीज हुई, वो थोड़ा एक दो डिले हो गया जिसकी वजह से एलाइड्स आ गए, बट फर्स्ट एंट्री भी इन्होंने की। जो मेजर सेटबैक्स दिए वो भी इन्होंने दिए रशियंस ने। अभी आप देखिए ना, जो डी डे की लैंडिंग है वो कब की है? 1944 आई या गेस। 10 मई 1944 की, और बैटल ऑफ कर्स्क हो रही है जून 1943 में, 1943, एक यस। साल पहले। एक साल पहले। और कहते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में सिर्फ जर्मनी एक मार्का हारा था, वॉर नहीं हारा था। बैटल ऑफ कर्स्क थी जिसने जिसमें वो जर्मनी की वॉर कमर हारते हैं। तोड़ दिया। तो मेन जो ब्लो थे वो रशियंस नहीं या सोवियट्स नहीं जर्मनी को दिए थे, एंड दैट्स व्हाई मतलब जर्मन। जो सेकंड फ्रंट है वो ओपन ही तब होता है जब सोवियट्स ने जर्मन्स को या मुकम्मल तबाह कर दिया था। ये नहीं कह सकते और मुकम्मल, स्टालिन की, बट अपने और आई घुटनों पे गेस ले गए। स्टालिन की 1942 से ही रिक्वेस्ट थी यूएस को कि आप यार देखें, यूएस एंड ब्रिटिश, यस, जर्मन जो है उसकी एक अच्छी खासी डिविजन्स स्ट्रेंथ है। रशिया के अंदर मौजूद है, सोवियत यूनियन के अंदर मौजूद है। व्हाई नॉट यू ओपन अ सेकंड फ्रंट कि या आप जर्मन को बिल्कुल वेस्ट की तरफ से इंसर्कल करें, उनको डिफीट करें। लेकिन दे वर फॉर मोर सम रीजंस, दे वर मोर दे वर यूएसए मोर और जो अलाइज है या वो दे चीज वर को दे वर मोर डिले कर रहे होते हैं। दे वर मोर इंटरेस्टेड एट द अफ्रीकन रीजन, क्योंकि यस। वहां पे कॉलोनीज थी, वो शुरू कॉलोनीज में थी। उनको बचाने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड थे। यस, 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 यस। सो दिस वाज द एंड ऑफ जर्मन्स इन वर्ल्ड वॉर टू। आई होप कि आपको ये दूसरी किस्म पसंद आई होगी। नजीब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इट्स माय प्लेजर यार। सो इंशाल्लाह वी होप टू सी यू अगेन। श्योर, श्योर।